हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ द एजेंसीज और मोस्ट ऑफ द ट्रैवल एजेंट्स आपको या तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते या आपसे ये इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं और या ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो बेसिकली वीडियो के टाइटल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि बेसिकली इन्फॉर्मेशन है किस टॉपिक के बारे में। तो बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से, जो एजेंसीज़ को, ट्रैवल एजेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होनी लाजमी है। तो काफ़ी सारी मैंने भी रिसर्च की, थोड़ी स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिर कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है। बेसिकली कनाडा ने 2018 में एक सॉफ्टवेयर जो है वो अपना डेवलप करवाया जो कि डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हेंस करे और कम से कम मैन पावर जो है वो यूटिलाइज की जाए इसमें। आप जैसा कि जानते हैं कि कनाडा में सबसे ज़्यादा वीज़ा जो है वो एप्लीकेशंस आती हैं पूरी दुनिया की निस्बत। तो कनाडा अब इतनी मैन पावर जो है वो यूटिलाइज करने की बजाय उन्होंने शॉर्ट टर्म एक छोटी सी चीज़ जो है वो लॉन्च की जिसको हम शिनूक 3+ सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। शिनूक CHINOOK, शिनूक 3+ सॉफ्टवेयर। ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो canada.ca की ऑफिशियल वेबसाइट, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर के बारे में मिल जाएगी कि ये सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है। सबसे पहली बात तो जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को पुटअप करते हैं तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो आपका चला जाता है शिनूक सॉफ्टवेयर के पास। ये शिनूक सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके डाटा को एनालाइज करता है और उसको समराइज करके एक एक्सेल शीट की फॉर्म में वीज़ा ऑफिसर के पास सेंड कर देता है। वीज़ा ऑफिसर क्या करता है कि उस डाटा को कलेक्ट करके अपने केस मैनेजमेंट सिस्टम, जनरल केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें एंटर कर देता है। GCMS के नाम से वो सिस्टम है, उसमें एंटर कर देता है और शिनूक सॉफ्टवेयर को एम्प्टी कर देता है, जिससे आपकी प्राइवेसी को भी कोई ख़तरा नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में जितना भी डाटा आपका होता है वो उसी टाइम आपका मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर कर दिया जाता है और इस सॉफ्टवेयर से आपका सारा डाटा जो है वो निकाल दिया जाता है। अब जब समराइज होकर आपका डाटा जाता है एक्सेल शीट की फॉर्म में तो वो आगे वीज़ा ऑफिसर के पास जब डाटा चला जाता है तो उसको समराइज इस तरीके से करके देता है कि सिर्फ उस वीज़ा ऑफिसर ने उस पर एक डिसीजन देना है। ये सॉफ्टवेयर इतना इन्हेंस नहीं है और ना ही AI पावर्ड है। ये याद रखिएगा कि आपको जो भी रिफ्यूज़ल आता है ये AI पावर्ड रिफ्यूज़ल नहीं होता या AI की जानिब से रिफ्यूज़ किया हुआ नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेस्ट जो रिफ्यूज़ल आए हैं वो उसमें लिखा होता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप अपने मुल्क वापस आएंगे, आपकी फाइनेंशियल टाइज जो है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कि आप वहाँ पर जाके हमारी लाइबिलिटी नहीं बनेंगे और बाकायदा तौर पर आप अपना खर्चा खुद बेयर कर सकते हैं। तीसरी मेजर रीज़न होती है कि या तो आपके पास फैमिली टाइज और बिजनेस टाइज जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आप वीज़ा ऑफिसर को कर सकें, प्रूव कर सकें कि मैं जो कनाडा है वो क्यों जा रहा हूँ और वापस क्यों आऊँगा। ये तमाम तर जो तफसीलात है वो इस सॉफ्टवेयर की बदौलत आपको आपके वीज़ा ऑफिसर तक पहुँचती हैं। वो आगे से डिसीजन इसके ऊपर लेता है कि वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना। तो मोस्ट ऑफ द रेस्ट आपको यही 3 या 4 रीजंस मिलेंगी रिफ्यूज़ल की। जिनके रिफ्यूज़ल आए हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये आइडिया होगा और उनकी वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर ये 3 या 2 कंडीशंस लिखी होंगी। अच्छा, शिनूक सॉफ्टवेयर जो है वो उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो काम किस तरह करता है। जब उसने डाटा समराइज करके दे दिया वीज़ा ऑफिसर को, वहाँ से वो एम्प्टी हो गया और जनरल केस मैनेजमेंट सिस्टम में उस डाटा को एंटर कर दिया गया तो उस डाटा के बिहाव पर आपको रिफ्यूज़ल लगता है। अब वीज़ा ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता और ना ही कनाडा ने इतनी मैन पावर को यूटिलाइज़ किया है कि वो एक एक बंदे की वीज़ा एप्लीकेशन को रीड आउट करें और उस पर डिसीजन दें। इस तरह अगर करने लगे तो मेरे ख्याल से कि जितनी एप्लीकेशंस पूरी दुनिया में जाती हैं तो उसमें रिस्पॉन्स रेट सिर्फ 20% रह जाएगा। अब आपने ये भी देखा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है, अच्छी प्रोफाइल होती है, लेकिन रिफ्यूज़ल लग जाता है।
मसला उसमें भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि शिनोक सॉफ्टवेयर जो है वो उसको समराइज कैटेगराइज इस तरह करता है कि आपकी तमाम तफसीलात एक एक्सेल शीट में होती हैं और वीज़ा ऑफिसर ने सिर्फ उस एक्सेल शीट के सेल्स में जो डाटा है उसको रीड आउट करना है, अपना क्रॉस मैच करना है उन रिक्वायरमेंट्स के साथ जिन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पर वीज़ा ग्रांट होता है, और क्रॉस मैच करने के बाद आपको डिसीजन दे दिया जाता है कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको तरीकाकार बता दूं कि आपने इससे बचना कैसे है। सबसे पहली तो बात है, कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केस पुट अप करें। अगर इसके बावजूद अब स्ट्रॉन्ग केस किस तरह बनना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का सभी को पता है, बेसिक डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड फ्रंट बैक, पासपोर्ट पहला पेज दूसरा पेज, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, बैंक स्टेटमेंट विद द बैलेंस ऑफ 6 मंथ अराउंड 35 to 40 लाख। अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है, अगर फैमिली अप्लाई कर रही है तो कम से कम उसमें 1 करोड़ बैलेंस होना चाहिए। अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो फिर आपके पास 35 to 45 लाख बैलेंस होना चाहिए। बिजनेस एनटीएन और बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिर बिजनेस के रिगार्डिंग आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर कार्ड है तो वो, फिर उसके अलावा टैक्स रिटर्न्स आपकी एटलीस्ट आपने 2 पे की हो, उसके बाद आपके पास एफआरसी और एमआरसी आ जाता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोवाइड करने हैं। अब अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो वो गलती कर रहा है, क्योंकि वो कनाडा को भी पता है कि जो स्टूडेंट बंदा है जिसको उसका वालिद सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, वो किस तरह कनाडा विजिट करने जा सकता है। फिर इसमें वीज़ा ग्रांट हो जाता है स्टूडेंट्स को भी, लेकिन कोशिश करें कि ना ही अप्लाई करें। फिर वो बंदे जिनकी 50,000 60,000 सैलरी है वो लोग भी अप्लाई करने की गलती करते हैं, उनका भी रिफ्यूज़ल आ जाता है। वो भी ना करें, क्योंकि कनाडा को पता है कि जिसकी 50,000 60,000 सैलरी है वो कनाडा कहाँ पर घूमेगा, कहाँ पर सैर करेगा, और ये तो हमारे मुल्क पर आकर लाइबिलिटी ही बनेगा। इससे भी परहेज़ करें। जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनसे मैं इस वक्त मुतवज्जो हूँ कि काइंडली मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर आप कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपने एफआरसी अटैच की है अपनी तरफ से, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी तरफ से जो आपने एफआरसी अटैच की है, अगर आपके बच्चे और वाइफ है आपके साथ रहते हैं तो उस एफआरसी के अकॉर्डिंग आपके जितने बच्चे आपने एफआरसी में शो हुए हैं उनकी बर्थ सर्टिफिकेट्स भी अटैच करें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। उनके अगर स्कूल के डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेम हैं तो वो भी अटैच करें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। अपनी एमआरसी अपने एंड से, जो अगर आप वालिद से हटके रहते हैं और अलहदा हैं, शादीशुदा हैं, अपनी एमआरसी भी अटैच करें, और एमआरसी के अलावा अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें। अपनी वाइफ का आईडी कार्ड फ्रंट बैक उनके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें। फिर आ जाएं अपने वालिद के पास, वालिद की तरफ से आप एफआरसी अटैच करें, अपने तमाम भाइयों की तफसीलात का एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर वो अटैच करें, जिसमें आप अपने तमाम भाइयों की डिटेल्स लिखेंगे कि वो कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, उनकी क्या क्या एज है, आप उनके साथ कितनी देर से रह रही है, तमाम चीज़ें आप उसमें अटैच करें। फिर उसके बाद ये रिफ्यूज़ल आने के बाद की चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये उसमें ऐड करें। पहले आपने जो भी कर लिया, अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो उसके बाद ये आपने चीज़ें आजमानी है, ठीक है। अगर नहीं तो पहले ही ये चीज़ें आजमा लें, रिफ्यूज़ल के चांसेस मेरे ख्याल से 90% तक कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने वालिदा की तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं कि आपकी वालिदा का आईडी कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे जो कि आपको पता हैं। और इसके बाद आपने अपने फ्रेंड जोन में जो है वो लेटर्स बनवाने हैं कि ये मैरिड बंदा है और ये विज़िट करने जा रहा है, ठीक है। एक अथॉरिटी लेटर आपके फ्रेंड्स की तरफ से एटलीस्ट 3 लेटर बनवा लें, 3 दोस्तों की तरफ से, 1 लेटर बनवा लें अपनी वाइफ की तरफ से, वाइफ के फादर की तरफ से, 1 लेटर अपने फादर की तरफ से बनवा लें, जो कि खाली सिंपल पेपर के ऊपर लिखा हो टू द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा या टू द IRCC कनाडा, ठीक है। और नीचे सब्जेक्ट लिखें और उसमें आप तफसील बता दें कि ये मेरा बेटा है, ठीक है, जो आपके वालिद की तरफ से होगा, ये मेरा बेटा है, ये इतनी कैपेसिटी रखता है कि ये वहाँ पर जाके किसी मुल्क की लायबिलिटी नहीं बनेगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। फिर उसके बाद चले जाएं, आपके नाम पर अगर प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। आपके नाम पर जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो रजिस्ट्री जिसके नाम पर, अगर आपके वालिद के नाम पर है तो वो अटैच कर दें, ठीक है।
ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप अटैच कर देंगे तो कोई भी चांस आपके पास कनाडा के पास नहीं होगा कि आपको रिफ्यूज़ कर दें। ठीक हो गया जी। अब आपको मैंने सॉफ्टवेयर भी बता दिया और सॉफ्टवेयर से बचने का तरीका भी बता दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये गारंटी शुदा बात है कि शिनोक 3+ सॉफ्टवेयर का किसी को नहीं पता और ना इसके बारे में एजेंट्स आपको बताएंगे अगर पता भी होगा तो। ठीक है जी। आपने अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद मालूमात लेनी है, तो आप canada.ca की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या CHINOOK 3+ सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट नीचे आपको पहला पेज आ जाएगा। उस पेज पर आप जाके आपको ये तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।